नमस्कार। मंगलवार का दिन सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं। न्यूज 18 पर आपका मैं कंचन डोगरा नेगी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आइए खबरें गरम गरम आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सिर में बने क्लॉटिंग हटाने के लिए दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि सर्जरी सफल रही है। फिलहाल वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और पूर्व राष्ट्रपति बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद से उनके सिर में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। उसी के चलते कल ये ऑपरेशन किया गया है। सफल रहा ये ऑपरेशन। फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इसी की वजह से उनके सिर में काफी चोट आई थी। कनपट्टी पर भी काफी चोटें आई थी। ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। चोट लगने से उनके सिर में कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो गई थी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि सर्जरी से पहले हुए टेस्ट के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यह खबर भी कल सुर्खियों में रही। कोरोना पॉजिटिव उनके पाए जाने की जो रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन बड़ी बात, बाथरूम में जब उनका पैर स्लिप हुआ तो ब्लड की क्लॉटिंग उनके सिर में हो गई थी, जिसके बाद ये सर्जरी की गई है। फिलहाल हालत स्थिर बनी हुई है। 86 साल की उनकी उम्र है। 2012 से लेकर 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। और अब खबर आ रही है उन्नाव से, जहां से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके पास पाकिस्तान के नंबर से 2 बार धमकी भरा फोन आया है और इसके बाद साक्षी महाराज और उनके आवास को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। तो साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी, साथ ही उनके आवास को भी बम से उड़ा देने की धमकी पाकिस्तान के नंबर से आए फोन से मिली है। साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र देकर इसकी शिकायत दी है। तो शिकायत कर दी है साक्षी महाराज ने जान से मारने की धमकी। इससे पहले भी कल हम आपको खबरें दिखा चुके हैं। बीजेपी के 2 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली थी और अब साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी और पाकिस्तान के नंबर से फोन आया है। बड़ी बात यही है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं, जहां पर सचिन पायलट की बगावत के चलते अशोक गहलोत सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल अब छटने लगे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट बगावत का रास्ता त्याग कर सुलह के रास्ते पर चल पड़े हैं और इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। कल देर शाम की तस्वीरें, जब सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलते हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट कहते हैं कि पद को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ वैचारिक मुद्दे रहे थे, उन्हें उठाया गया है और अब कांग्रेस ने सचिन पायलट की शिकायतों को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना डाली है। सुलह के रास्ते पर राजस्थान की राजनीति। जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर गांधी पद छोड़ती है तो के अलावा गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष ना बने या फिर नया अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से बाहर का हो जो चुनकर आए। लाखों करोड़ों ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो ये भी चाहते हैं कि अगर सोनिया जी के बाद राहुल जी अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता करनी चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन ये फैसला उनका है। मुझे लगता है कि परिवार क्या फैसला लेता है ये उन पर निर्भर करता है, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि प्रियंका गांधी को उसका नेतृत्व दिया जाए। पर अगर परिवार इसका फैसला नहीं करता है तो कांग्रेस को अगला अध्यक्ष मिलना चाहिए। ये सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और वो चुनाव से मिलना चाहिए।
तो इन तमाम गर्मा गर्म खबरों में एक गर्मा गर्म खबर जो है अयोध्या से निकल कर आई है, जहां पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास के बाद अब मंदिर को लेकर बरसों आंदोलन की अगुवाई करने वाले विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मुखिया अशोक सिंघल को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोरों शोरों से उठने लगी है। प्रयागराज के गायत्री गंगा आश्रम के अध्यक्ष संत प्रभाकर जी महाराज ने अशोक सिंघल को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली है। संत प्रभाकर जी महाराज का कहना है कि उन्होंने सीएम योगी को भी इसके बारे में जानकारी दी है और ऐसी मांग की है और उनसे भी समर्थन मांगा है। बढ़ रहे हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वृंदावन से बड़ी खबर आ रही है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसको सील कर दिया गया है। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर हो चुका है सील, कोरोना के चलते किया गया है ये बड़ा फैसला और मंदिर को सील कर दिया गया है, वो भी तब जब कल जन्माष्टमी का माहौल रहने वाला है। जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाने वाला है, लेकिन आज की ये बड़ी खबर जिसमें वृंदावन का इस्कॉन मंदिर सील कर दिया गया है कोरोना महामारी के चलते। 22 लोगों की रिपोर्ट यहां पर आई पॉजिटिव, 3 पुजारी भी इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी को किया गया है होम आइसोलेट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर जहां पर कल भक्तों की बड़ी भीड़ लगने वाली थी, ये तय था। अब यहां पर निकले हैं कुछ कोरोना पॉजिटिव लोग जिसमें मंदिर के पुजारी भी शामिल है। कुछ लोगों की बात करें तो 22 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। अब ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। 3 पुजारी भी इसमें शामिल हैं इस्कॉन मंदिर के। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर काफी नामचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। जन्माष्टमी का दिन कल, जन्माष्टमी का पर्व रहने वाला है कल और धूमधाम से इस पर्व को इस मंदिर में मनाना जाना तय था। लेकिन अब हम मान के चल सकते हैं कि उतनी रौनक नहीं दिखने वाली है जितनी पहले दिख सकती थी। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से मौजूद है मेरे सहयोगी जानकारी के साथ। नितिन गौतम, 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसमें 3 पुजारी शामिल है, लेकिन कल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, उससे पहले एक बड़ा फैसला। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इस्कॉन मंदिर है उसके साथ साथ जो ब्रज के अन्य मंदिर हैं वो सभी लगातार कोरोना काल के चलते बंद हो रहे हैं, लेकिन मंदिर में अंदर संकीर्तन और पूजा पाठ चल रही थी। इस सब के बावजूद इतने जो सावधानी बरती जा रही थी उसके बावजूद इस्कॉन मंदिर के 22 लोगों का पॉजिटिव आना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। और इतनी बड़ी संख्या में एक मंदिर में पॉजिटिव आने के बाद जो प्रशासन ने निर्णय लिया है वो मंदिर को सील कर दिया गया है। इसी बीच जो हमारी जो संस्थान के लोगों से बात हुई है, इस्कॉन के प्रबंधन तंत्र से बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि जो पुजारी पॉजिटिव नहीं है उनके द्वारा जो कृष्ण जन्म महोत्सव है उसको संपन्न कराया जाएगा। मंदिर के पट पूरी तरीके से बंद हैं, लेकिन भगवान का जन्म अभिषेक कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नितिन गौतम जानकारी के लिए। और इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जमीन विवाद में दबंगों ने एक पक्ष के घर पर लाठी डंडों से हमला बोल डाला है। इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते हैं, रॉड चलने लगते हैं और इस मारपीट में 6 लोग घायल हो जाते हैं। लाल घेरे में आप देख रहे हैं तस्वीरों को, कैसे जान की परवाह किए बिना लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। 6 लोग घायल हो चुके हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और इस खूनी खेल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे बेखौफ दबंग दौड़ा दौड़ाकर लाठियों से पीट रहे हैं एक शख्स को। सूचना जैसे ही पुलिस को मिली है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब दबंग आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है पुलिस। प्रतापगढ़ के बाद अब खबर बागपत से, जहां पर बाइक से टक्कर के बाद 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ और जमकर लाठी डंडे चले। युवती को बाइक से मामूली सी चोट लगने के बाद यह झगड़ा शुरू हो जाता है और इस मारपीट में महिला समेत 4 लोग घायल हो जाते हैं। सभी घायलों को बड़ौद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ौद कोतवाली के गुराना रोड की यह पूरी वारदात है जो कैमरे में कैद हो रखी है। सीतापुर से खबर है, लेखपालों की गुंडे का वीडियो सामने आया है। आरोप के मुताबिक ग्रामीण राहत खाद्यान्न किट बांटने में मनमानी नहीं करने दे रहे थे और इसी से गुस्साए लेखपालों ने रामपुर मथुरा ब्लॉक परिसर में ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब ग्रामीण राहत खाद्यान्न किट लेने पहुंचे थे। बताया जाता है कि ग्रामीणों की शिकायत से लेखपाल नाराज हो गए थे।
खबर गर्मा गर्म में जौनपुर की खबर। जमीन विवाद में जमकर यहां पर लाठी डंडे चल चुके हैं। सुजानगंज थाना के मौलनापुर गांव में जमीन विवाद में दो पट्टीदारों के बीच में झगड़े का लाइव वीडियो सामने आया। अब यह वीडियो वायरल हो रखा है। इस झगड़े में कई लोगों को चोटें आई हैं। 4 घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, कार्रवाई में जुट चुकी है। कानपुर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर महिला की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि जेठ उसके साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। इसका विरोध करने पर उसने महिला की पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो वायरल हो रखा है। खबर अब बरेली से है। यहां पर बारादरी थाना क्षेत्र में किराएदारों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। आप देखिए किस तरह से दोनों पक्ष आपस में कुछ इस कदर झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक दूसरे की जान ले लेंगे। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की है। दोनों की ओर से ही 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। अब पुलिस इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों पक्षों में आपस में महिलाओं में विवाद हो गया था, जिसमें आपस में मारपीट हो गई थी। इसी संबंध में किसी पक्ष ने वीडियो बना रखा है। दोनों पक्ष जो थाने आए थे तो उनके जो भी उनकी उचित वैधानिक कार्रवाई वो की गई है। एक पक्ष के हमने 3 गिरफ्तार कर लिए हैं जिन्होंने मारपीट की है और उचित वैधानिक कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। बढ़ रहे हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस की बड़ी लापरवाही की एक खबर कानपुर से जुड़ी है, जहां पर बिकरू कांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही है। पुलिस ने विकास के भाई दीपू दुबे को नहीं बनाया आरोपी। अब लखनऊ पुलिस ने घोषित कर रखा है इस पर इनाम। दीपू की सेमी ऑटोमेटिक राइफल से की गई थी फायरिंग। ये बड़ी खबर और बड़ी नाकामयाबी पुलिस की। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्याम तिवारी इस खबर पर मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। श्याम तिवारी, ये पुलिस की बड़ी लापरवाही कि बिकरू कांड में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला शख्स जिसके खिलाफ विकास का भाई टीपू दुबे नहीं बनाया गया है आरोपी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद पुलिस ने जैसे जैसे सख्ती बरती तो उसमें जो भी लोग विकास से जुड़े हुए थे, चाहे गांव के लोग हों, चाहे उसके संबंध में राय प्रधान हो या तमाम गांव के आसपास के वो लोग जिनके राइफल के लाइसेंस विकास ने कराए थे या उनका इस्तेमाल विकास करता था, उनके ऊपर पुलिस ने शिकंजा और कसा और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ तक कि पुलिस ने गांव की तमाम महिलाओं को भी साजिश का हिस्सा बता करके उनको जेल भेजा। लेकिन विकास का भाई जिसकी सेमी ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग किए जाने की बात सामने आ रही है, पुलिस ने उसको आरोपी नहीं बनाया। हालांकि लखनऊ पुलिस ने इस घटनाक्रम के तुरंत बाद उस पर शिकंजा कसा और 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तब से विकास का भाई दीपू फरार चल रहा है। आपको बता दें कि विकास की तमाम आपराधिक गतिविधियों में दीपू साथ में रहा है, चाहे वो सन 2000 में प्रिंसिपल की हत्या का मामला रहा हो जिसमें दीपू को सजा दी हुई और वो हाईकोर्ट से जमानत पर है। 16 साल से लगातार वो जमानत पर चल रहा है। पुलिस ने शिकंजा कसने की कोशिश नहीं की और जबकि इस घटनाक्रम में जिसमें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है उसमें भी यह बात खुलकर सामने आई कि इसमें सेमी ऑटोमेटिक गन का राइफल का इस्तेमाल किया गया था और यह राइफल दीपू दुबे के नाम पर थी। जी शुक्रिया आपका श्याम तिवारी इस जानकारी के लिए। वेलकम बैक। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं खबर मुजफ्फरनगर की, जहां पर कुछ घंटों की बारिश ने नगर पालिका के इंतजामों और दावों की पोल खोलकर रख दी। कई दिनों के बाद हुई ये बरसात मानो आफत बनकर बरसी। इसके चलते शहर जलमग्न नजर आया। जगह जगह कई फीट पानी भरा हुआ नजर आया, चाहे वो शहर के मुख्य बाजार की बात हो या फिर कलेक्ट्रेट परिसर की बात हो। कलेक्ट्रेट परिसर मार्ग पूरी तरह से पानी से लबरेज नजर आया। हर तरफ पानी ही पानी का नजारा। वीकेंड लॉकडाउन के चलते ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही थे, लेकिन जो लोग जरूरी काम से अपने कामों के लिए बाहर निकले हुए थे घर से, वो बरसात के इस पानी में फंसते हुए नजर आए। अंबेडकर नगर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहां पर टांडा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी की चपेट में आने से 5 गांव के लगभग 1000 परिवार बाढ़ में पीड़ित हैं। न सिर्फ हजारों बीघा धान की फसल
डूब गई है, बल्कि पानी घुसने से घरों में रखा हुआ अनाज और पशुओं का चारा भी बर्बाद हो गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे ये पानी ही पानी भरा हुआ है, पशुओं का चारा बर्बाद हो चुका है। और ये बच्चे देखिए आप, ये बच्चे कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर नाव पर सवार हैं। और बार बारिश के आए हुए इस नुकसान में एक तस्वीर देवरिया से भी निकलकर सामने आई है। यहां पर नदियां नाले उफान पर हैं। इसी के चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति हो रखी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रखा है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं, मेरे सहयोगी आजमगढ़ से, साथ ही मनोज शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है लखीमपुर खीरी से। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक उपाध्याय, तस्वीरें काफी भयावह हैं और इससे दावों और वादों की पोल भी खुलती हुई नजर आती है कि थोड़ी सी बारिश होती है और जलमग्न हो जाता है पूरा इलाका। निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि पिछले एक सप्ताह में जिस तरीके से घाघरा अपने रौद्र रूप में थी, काफ़ी तबाही मचाई है। करीब 2 दर्जन से अधिक गांव जो है घाघरा की चपेट में है। ऐसे में वहां के लोग जो है अपने घरों के छतों पर अपना आशियाना बनाए हुए थे, तो जो झोपड़पट्टियों में रहते थे उन्होंने बंधे पर शरण ले लिया है, क्योंकि पूरा जो करीब 2 दर्जन गाँव है पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। साथ ही साथ वहाँ का जो रिंग बंधा था वो भी जो है टूट गया था, तो उसे फिलहाल जो है अभी तक जोड़ लिया गया है। फिलहाल जो वहाँ पर घाघरा में घटाव जारी है, लेकिन अभी भी घाघरा जो है खतरे बिंदु से ऊपर बह रही है। इसी बीच वहां से एक बड़ी खबर कल देर रात वहां से निकल के आती है। वहां के 2 ग्राम प्रधान पति है जिनकी गुंडाई भी सामने आती है। वो वहां के ग्रामीणों के हक में डाका डालने का काम कर रहे थे। जो राहत सामग्री मिल रही थी उसे पीड़ितों को देने के बजाय फर्जी तरीके से लिस्ट बना करके गलत लोगों को देने के फिराक में थे, खुद डकारने के फिराक में थे। जब इसका विरोध लेखपाल ने किया तो उन्होंने लेखपाल को पिस्टल सटा दिया और जो दस्तावेज होते हैं उसे फाड़ कर रजिस्टर उठा ले गए। तो कहीं न कहीं वहां पर ग्राम प्रधानों का जो है अनाज बांटने में जो धांधली की खबरें सामने आई थी वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी। लेकिन अगर बाढ़ बारिश की तबाही की बात करें तो एक अपडेट लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा से भी ले लेते हैं। मनोज शर्मा, लखीमपुर खीरी में क्या हालात है? गरीब तबका जो है वो सबसे ज्यादा बर्बादी की मार झेलता है बाढ़ बारिश में। बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता देना चाहूँ लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा नदी पूरी तरीके से उफान पर है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक विजुअल दिखा देना चाहता हूँ। इस समय मैं शारदा नदी के तटबंध पे खड़ा हुआ। आप विजुअल साफ देख सकते हैं, शारदा नदी तटबंध तोड़कर बाहर आ गई है। बाहर निकल के पेड़ों को अपने जद में ले लिए। हो सकता है किसी भी समय पेड़ नदी में समा सकते हैं। आप जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी कहीं पूरा समुद्र के तरीके से नदी दिखाई दे रही। पूरी भयावह तरीके से आवाजें नदी की आ रही है। नदी पूरी तरीके से बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें हर तरफ से सामने आ रही हैं। नदियां नाले उफान पर है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है। अभिषेक उपाध्याय और मनोज शर्मा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबर गर्मा गर्म में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें होंगी उत्तराखंड से।